सर, इस देश में गुजरात में अहमदाबाद में दंगा हुआ, दंगा बाहर तक फैला और ऐसा पेश किया गया कि इस देश में गुजरात में 2002 से पहले, गुजरात दंगे से पहले कभी कोई दंगा ही नहीं हुआ, जबकि इस दंगे की शुरुआत बुनियाद ही हुई थी अयोध्या से आ रही साबरमती एक्सप्रेस के S6 बॉगी को गोधरा स्टेशन पर बाहर से बंद करके पेट्रोल डाल करके लोगों को जिंदा जला देने के अमानवीय खेल से। इसके बाद अगले दिन गुजरात में दंगा शुरू हुआ और उस दंगे को सरकार प्रायोजित दंगा बताया गया। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाने का लगातार षड्यंत्र हुआ। SIT बनी, नरेंद्र मोदी निर्दोष साबित हुए, अमित शाह को फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन इस मामले में गुजरात सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री को सजा दिला दिया गया। लंबे समय तक वो जेल में रहे। माया कोडनानी और बाबू बजरंगी, इन दो नामों को इस देश के खैरातियों ने, इस देश के जिहादियों ने, भारत विरोधी तत्वों ने एक दाग बना करके सनातनियों पे थप्पा लगा दिया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी तो घिस घिस करके पत्थर पर घिस के गुजरात में जिसे अभिमन्यु बनाया जा रहा था, वो तो भारत का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन सनातनी हिंदुओं को डराया गया कि हिंदू भी आतंकी होते हैं, हिंदू भी दंगाई होते हैं, ये चस्पा कर दिया गया। दो महत्वपूर्ण फैसले सर। गुजरात दंगे मामले में माया कोडनानी को और बाबू बजरंगी को अदालत ने निर्दोष माना है 2 दशक बाद। लेकिन कमाल की बात है, जो सजा याफ्ता अपराधी जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि ये दोषी था साबरमती ट्रेन जलाने का, उससे राहत दे दी गई है कि 14 साल तुमने सजा काट ली है। इस देश में इन जिहादियों, खैरातियों ने जब बिल्किस बानो पर उत्पात मचाया तो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो गया, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गुजरात के दंगाइयों को, अमानवीयकृत करने वाले जिहादियों को छोड़ देने का निर्देश दिया है सर। मनीष जी, गुजरात के नाम से एक हिंदुत्व के खिलाफ जो एक झूठ का नंगा नाच शुरू हुआ था, वो नंगा नाच आज विभत्स हो गया है। वो विभत्स हो गया है, अपने भयानक रूप में सामने आया है, खुलकर सामने आ गया है, खुलकर। ये जब पिछले साल दिसंबर में मेरे ख्याल से छोड़े गए थे नरोदा पाटिया वाले, ये बिल्किस बानो वाले मामले में नरोदा पाटिया, हाँ, तो उस समय गुजरात सरकार ने बहुत स्पष्ट कारण बताया था कि हमने कोई अपनी तरफ से नहीं छोड़ा है, ये कानून है, इस कानून के तहत इनकी रिहाई की गई है मनीष। और उसके बाद फिर वो महुआ मित्रा चली गई, वो वृंदा ग्रोवर चली गई, वृंदा कराज चली गई, कोर्ट चली गई, और बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि जैसे कोई अनाचार हो गया, अत्याचार हो गया, बस ये होना नहीं चाहिए था। और ये इसी तरह बता रहा हूँ कि कितने दोगले हैं। इसी तरह से मनीष जी, जब यहाँ पे टेनी के बेटे को जमानत मिली थी, तो इन्हीं एक जो प्रधानमंत्री कहते हैं इको सिस्टम, इन्हीं हुड़दंगियों ने, इन्हीं एंटी हिंदू ताकतों ने, एंटी हिंदू फोर्स ने, एंटी इंडिया फोर्स ने, जॉर्ज सोरोस की कठपुतलियों ने, पाकिस्तान की कठपुतलियों ने, चीन की कठपुतलियों ने ऐसा तांडव शुरू किया था इस देश में कि जैसे टेनी के लड़के को फांसी क्यों नहीं दे दी जा रही है, और उसको जमानत मिल गई तो वो आदमी एकदम कोई राक्षस छूट गया। इस तरह का इन्होंने नाटक किया था। वही नाटक इन्होंने दिसंबर में किया था, जबकि मनीष जी उसी दिसंबर में गोधरा कांड का मास्टरमाइंड, जो चार्जशीट भी कहती है, पुलिस की रिपोर्ट भी कहती है, जो नानावती कमीशन की रिपोर्ट भी कहती है कि फारूक वाना उस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। और उसको दिसंबर में जस्टिस चंद्रचूड़ और एक और कुछ साहब थे, उनकी खंडपीठ ने, उनकी जो पीठ थी 2 जजों की, उसने उस फारूक वाना को ये कह के जमानत दे दी थी कि ये तो पत्थरबाजी कर रहा था, ये तो पत्थरबाजी कर रहा था उस ट्रेन पे जिस पे आग लगी थी, इसने कोई हत्या थोड़ी की है। मनीष जी, दर्शक जरा समझ लें कि एक ट्रेन जिसमें आग लगा दी गई हो, अंदर से दरवाजे बंद हो और इतनी धुआंधार पत्थरबाजी हो रही हो कि आदमी बाहर निकलने ना आ पाए, खिड़की भी बंद कर ले, तो वो साधारण पत्थरबाजी थी। वो रोड पे जैसे छात्र नेता पत्थरबाजी करते हैं। अरे वो जो जांच पूरी आई है, पूरी नानावती कमीशन की, गुजरात पुलिस की, और जो चार्जशीट है उसके बाद कोर्ट ने उसको सजा दी और उसको ये कह के जमानत दे दी गई कि ये कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई वहां उसमें हत्याकांड में थोड़ी शामिल था, ये कह के उसको तो छोड़ दिया गया। अभी बता रहा हूँ, उसका जमानत देने में
और ये इसमें क्या फर्क है कि ये कितना बड़ा है, ये कौन सा पैमाना है। फिर मेरे बार बार उसी बात पे आ जाता हूँ, ये कौन सा तराजू लेके बैठा जाता है। तो उसको तो मनीष जी दे दिया गया। और जब नरोदा पाटिया वाला वो कानून बताया उन्होंने उन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं बताया कि ये झूठ है, कि ये हत्यारा नहीं, जैसे ये तर्क दिए गए थे, ये तो पत्थरबाज था बेचारा। वो गुजरात सरकार ने कहा कि एक ऐसा कानून है जिसके तहत लोग पहले भी छोड़े जा चुके हैं। तो उस पर मनीष जी जब ये याचिका, पुनर्विचार याचिका डाली गई, तो वो के एम जोसेफ बड़ा आग बबूला हो गए। जो खबर है छपी अखबार में कि ये कोई सामान्य केस थोड़ी है, ये तो एक समुदाय के खिलाफ है, एक नरसंहार है ये। इसमें आम अपराध की तरह वाला कानून लागू नहीं हो सकता। और उसके अलावा मनीष जी कितने डिटरमिन्ड है, जरा ये गौर करिए। एक टिप्पणी और छपी है साथ में कि मैं 16 जून को रिटायर हो रहा हूं, मेरे रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है, तो इसको उससे पहले निपटाओ। यानी वो पहले से मन बना के बैठे हैं, उनको क्या करना है ये मन बना के बैठे हैं वो। अरे तुम रिटायर हो जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का काम ठप हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का उस दिन हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में ताला लग जाएगा, उस दिन के बाद से कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। जस्टिस जोसेफ के रिटायरमेंट से पहले कितने मुकदमे अभी चल रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो इनकी बेंच के पास होंगे, या जिन बेंचों में ये होंगे। कितनी बेंचों में इन्होंने चेतावनी दी, जरा ये सार्वजनिक होना चाहिए इस देश के सामने। इसी मुकदमे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है कि इसको मेरे रिटायरमेंट से पहले निपटाओ, नहीं तो मैं अवमानना की कार्रवाई कर दूंगा। जरा धमकी सीधे सीधे। तो क्या जस्टिस जोसेफ आजकल इतने फ्री हैं कि सिर्फ एक इसी मुकदमे पर लगे हुए हैं, और उनके और जितने मुकदमे वो सुन रहे हैं उस पे उससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि वो 16 जून के बाद फैसला हो या उसके बाद हो उससे। लेकिन इस वाले मुकदमे से उनका कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, इससे जरा समझ लीजिए। ये अखबार में जो खबर छपी है, तो ये पहले दर्शक समझ लें कि ये हो क्या रहा है इस देश में, किस तरह से एक हिंदुत्व टारगेट पे है। हिंदुत्व टारगेट पे है, बहुत साफ बात है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री उनके टारगेट पे है। अब मनीष जी आता हूं जरा कि वो बता रहे हैं कि ये एक समुदाय के खिलाफ है, ये एक नरसंहार है। ये जो बिल्किस बानो वाले मामले में छूटे हैं 7 आदमियों की हत्या, मनीष जी, वो जो बिल्किस बानो वाले केस में सजा है वो 7 लोगों की हत्या और 1 बलात्कार। तो मनीष जी ये जो थे एक समुदाय का मामला है, नरसंहार का मामला है, इज्जत साहब कह रहे हैं। लेकिन 59 राम भक्त जला दिए गए, वो समुदाय का मामला नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष मामला है। वो बिल्कुल सांप्रदायिक मामला नहीं है, वो कतई सांप्रदायिक हत्याकांड नहीं है, वो नरसंहार भी नहीं है। वो तो पत्थरबाज का मामला था, उसको बेंच ने उसको जमानत दे दी, उसके साथ 8 लोगों को और दी है। 7 लोगों की जो बच्ची है, जो उम्र कैद के हैं, और जो 7 लोगों की बच्ची है उनको उनकी अभी सुनवाई होनी है। देखिए कब उसकी होती है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने का टाइम दिया है। तो जरा दर्शक सोचे कि जिनमें 7 लोग मर गए, 7 हत्याएं हुई, उनके उसमें जो लोग बंद हुए, जिनको सजा मिली, जो हत्यारे के रूप में जिनको सजा दी गई, उनके लिए बताया जा रहा है कि इनको नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये एक समुदाय का मामला है, ये नरसंहार का मामला है, इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन जहां 59 मर गए, क्योंकि वो 7 जो मरे वो मुसलमान मरे, बिल्कुल अब खुलकर बोलिए, वो तो सच्चाई है सामने कि वो सात मरे मुसलमान मरे। तो वो एक समुदाय का मामला है, वो एक नरसंहार का मामला है। लेकिन यहाँ 59 राम भक्त हिंदू मर गए, जो अयोध्या से दर्शन करके आ रहे थे, छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं। वो समुदाय का मामला नहीं है, वो नरसंहार का मामला नहीं है। इसलिए उन हत्यारों को जमानत दे दी गई। ना तो वहां किसी को आपत्ति हुई, ना ये दिल्ली में बैठे दलालों को, खैरातियों को, क्या कहा जाए इनके लिए, इनमें किसी को आपत्ति नहीं। ना वृंदा गोरवर को आग लगी, ना वृंदा करात को आग लगी, ना महुआ मित्रा को आग लगी, लेकिन बिल्किस बानो वाले मामले में आग लग गई। और बताता हूं मनीष जी कैसा झूठ का तांडव इसी नरोदा पाटिया को लेके एक झूठ पूरे साल, कम से कम 10-12 साल बोला गया, लगातार बोला गया कि एक गर्भवती औरत का पेट फाड़ के उसके वो निकाल दिया गया। मनीष जी, डॉक्टर का कोर्ट के अंदर, डॉक्टर कटारिया है, उनका कोर्ट के अंदर बयान है कि ऐसी कोई घटना नहीं थी। उस महिला को जब लाया गया तो वो गर्भवती थी, और उसका जो गर्भ था वो मैंने निकाला जब पोस्टमार्टम में कर रहा था। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे पास जब वो आई थी तो पूरी बॉडी थी। लेकिन अगर याद होगा दर्शक याद कर ले कि वो पेट फाड़ दिया गया, गर्भ से पेट फाड़ दिया गया,
ये झूठ चला लगातार। और ये बता दूं कि डॉक्टर कटारिया का जब ये बयान हुआ था तो कोई भाजपा की सरकार में नहीं हुआ था, 2011 या 10 या 11 में हुआ था। इसकी के यूपीए की सरकार थी और वो मुकदमे सब बाहर सुने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी थी, तो उसमें कोई नौटंकी की बात नहीं है। वो झूठ बोला गया मनीष जी। एक तीस्ता सीतलवाड़ और वो श्रीनिवास कालिया जो डीजीपी रहा था गुजरात का, और वो दूसरा वाला नाम लीजिए जो एक और जो एसएसपी था संजीव भट्ट, ये सब इसीलिए अदालत द्वारा सुनाई गई सजा भोग रहे हैं कि ये सब जाली दस्तावेज, जाली हलफनामे ये सब लगा रहे थे गुजरात दंगों के नाम पे, और ये रंगे हाथ पकड़े गए, सबूतों के साथ पकड़े गए, डिजिटल एविडेंस के साथ पकड़े गए, ईमेल पकड़ी गई है इनकी कि एक साजिश के तहत ये गुजरात सरकार के खिलाफ, गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ। और यो वही फिर जब कल हम लोगों कह रहे थे कि वही चीज मनीष जी की तीस्ता सीतलवाड़ की तो ट्रेवलिंग रिकॉर्ड बता रहे हैं कि अपने आदमी के साथ कराची के दौरे लगातार करती थी, कराची और तुर्की। क्यों जाती थी ये तुर्की, क्यों जाती थी ये पाकिस्तान, और यहाँ पे बैठ के हिंदुत्व के खिलाफ गुजरात सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जाली हलफनामे, जाली रिकॉर्ड, जाली गवाह, जाली दस्तावेज बनाती थी। उस पर सजा हुई है, बंद है जेल में वो। इसके साथ वो श्रीनिवास कालिया कौवे से ज्यादा काला है, वो उसका दिल उससे ज्यादा, दिमाग उससे ज्यादा काला है। और दूसरा वो संजीव भट्ट, ये सजा काट रहे हैं, तो ये समझे लगातार हैं, सब जेल में लगातार हैं। और ये बता दूं एक वहां पे और जज साहिबा थी, पता नहीं इस समय कहाँ है, वो वीरभद्र सिंह कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थे उनकी बिटिया थी, वो उन्होंने बड़ी कहर ढाया गुजरात गवर्नमेंट पे, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने सब कुछ किया, और वो पोस्टिंग ही इसीलिए की गई थी कि बिल्कुल घर का मामला रहेगा। तो गुजरात दंगों के नाम पे क्या तांडव होता रहा अदालत के अंदर, ये कुछ छुपा नहीं है। और ये दोबारा जो बिल्किस बानो और ये गोधरा कांड वाला सामने आया है, इसके बाद तो मनीष जी कुछ कहने सुनने को रह ही नहीं जाता कि 7 आदमियों की हत्या, वो बड़ा लग रहा है कि समुदाय और नरसंहार, और 59 आदमियों को मतलब नहीं है, उनको जमानत दे दी गई। मास्टर माइंड जो 3-3 जांचों में जो आदमी मास्टर माइंड हुआ, फारूक बाना नाम है उसका, उसको जमानत दे दी गई, और उसके साथ साथ 7 लोगों को और जमानत दे दी गई जिनको उम्र कैद की सजा थी, और अभी 8 लोगों की और पड़ी है, उनको भी दे दी जाएगी, उनको भी दे दी जाएगी। तो अब ये देखिए, और जस्टिस जोसेफ को मैंने बता दिया कि जोसेफ साहब जो है वो इतना बेचैन है कि मेरे रिटायरमेंट से पहले सारी कार्रवाई लाके पूरी करो, सारे रिकॉर्ड पूरे करो, क्योंकि मैं 23 जून को रिटायर होने जा रहा हूँ। मनीष जी, गुजरात सरकार के अधिकारियों उनके ऊपर है कि जरा देखें 23 जून तक कैसे कार्रवाई पूरी होती है। क्या करोगे, फांसी चढ़ा दोगे? अब ये गुजरात गवर्नमेंट को तय करना, और ये गुजरात के लोग सुन रहे हैं, जरा वो भी इस पर दबाव बनाए। बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल बेचैन करने वाली बातें हैं। दोनों चीजों को आपने जोड़ के दिखाया कि बिल्किस बानो के लिए बवाल कर रहे हैं, लेकिन गोधरा में जो ट्रेन में बंद करके अंदर जिंदा जला दिया गया जिन लोगों को, उसके लिए चुप्पी है पूरे सिस्टम की और सुप्रीम कोर्ट की काई की। इससे पता चलता है कि कैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ, दरअसल उस समय का उद्देश्य तो था अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र की सरकार को गिराना। उस समय नरेंद्र मोदी का कद छोटा था, गुजरात को बदनाम करना, ताकि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो बन रही थी, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी का कद उस समय तो नए नए बने ही थे, जो बढ़ रहा था, मूल उद्देश्य था अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र में गिराना और उन्हें बदनाम कर देना, ताकि जितने भी सहयोगी दल हैं वो गुजरात के नाम पर संगठन से बाहर आ जाएं। ये प्रयास था, ये पूरा षड्यंत्र था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समुदाय विशेष का मामला था बिल्किस बानो, और इसमें चुप्पी है। और बता दूं बनी, एक गुजरात का सबसे बड़ा झूठ, और किस तरह से अदालत के न्यायाधीश महोदय जो रिटायर्ड थे, किस तरह से नंगा नाच कर रहा था, नंगा होकर नाच रहा था वो आदमी। वो तो रिटायर्ड हो गया, मर गया, अब तो 2012 में मर गया, नरक में होगा वो आदमी, नरक में। मनीष जी जरा ट्वीट दिखा दीजिए कि वो क्या बक रहा था, वो क्या बक रहा था, और उसको नरक के अलावा कहीं स्थान नहीं मिला होगा। नरक में भी अगर जैसा हमारे कहानियों में कहा जाता है, कढ़ाइये में लेटा होगा वो गर्म तेल की। बिल्कुल, ये जो आयोग लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, उसकी शायद आप बना रहे हैं बात। हाँ, यूसी बनर्जी की बात। हाँ, जज की हेडिंग बता दीजिए केवल, बाकी तो मैं गोधरा कांड की रिपोर्ट पर कायम हूं, जज बनर्जी ने कहा था। गोधरा ट्रेन अग्निकांड की दुर्घटना करार देने वाले न्याय मंत्री यूसी
बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वो अपनी जांच रिपोर्ट पर 200% कायम है। और ये यूसी बनर्जी जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे तो पूरे गोधरा में वो जो कांड हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सजा दी, जिन 59 लोगों को जिंदा जलाने के, उस मामले को इस व्यक्ति ने कह दिया कि लोग अंदर में स्टोव जला रहे थे, उसके कारण आग लगी और उससे मर गए। इन लोगों की आत्माओं कैसे जी बता दूं मनीष जी कि इसमें 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद हुई थी। और उसके बाद ये बेशरम बनर्जी, इसका स्टेटमेंट बता दे रहा हूं, उसने कहा कि मैं इससे विचलित नहीं होऊंगा, मैं अपनी रिपोर्ट पर 200% कायम हूं कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में दुर्घटनावश आग लग गई थी। मैंने अपने निष्कर्ष को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करने और 80 गवाहों की जांच करने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की थी। मेरी रिपोर्ट कभी भी किसी राजनीतिक विचार से निर्देशित नहीं थी और पूरी तरह से सबूतों पर आधारित थी। ये उसके बाद इस बेशर्मी से झूठ बोला था। और जरा मनीष जी गौर करिए कि ये आदमी सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी से रिटायर हुआ था। समझ लीजिए कि कांग्रेसियों ने कैसे कैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया था और ये कौन सा कुकर में करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी में बैठ के करते रहे होंगे। ये समझ लीजिए कि 59 आदमियों की हत्या को ये दुर्घटना बता रहा था दुष्ट बनर्जी। ये समझिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी हुई होगी जब तक ये बैठा होगा सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे जज बन के। ये कल्पना करिए, एक उदाहरण है ये यूसी बनर्जी, ये लालू के तलुए चाट रहा था, लालू ने इसको नियुक्त किया था और यूपीए सरकार की चमचागिरी में, चरण वंदना में इसने उन 59 लोगों की हत्या को दुर्घटना बताया। और उन सबसे बड़ा पाप मनीष जी कि उन 59 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारों को ये बचाता रहा। और जब उनकी कलाई खुल गई उन हत्यारों की, तब भी ये बेशर्मी से कह रहा था कि मैं 200% हूं, ये हत्यारे निर्दोष हैं। ये कह रहा था कि किसी ने मारा ही नहीं 59 लोगों को। और ये आदमी वर्षों तक हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठा करता था। समझिए कॉलेजियम में कैसे कैसे लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी सौंपी गई। बिल्कुल। और देखिए, झूठ बोलने के लिए गवाहों तक को भी सजा हो जाती है सर इस देश में। लेकिन ऐसे ऐसे आयोग जब फर्जीवाड़ा करते हैं, इस देश का सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो उन लोगों को सजा दी, फांसी की सजा दी। जिन्हें फांसी की सजा दी गई तो कुछ तो बात होगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा दी। गलत बात है। 11 लोगों को फांसी की सजा दी गई, 22 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। और इसके बाद एक बनर्जी आयोग कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट निकम्मा झूठा था या ये बनर्जी झूठा था। लेकिन ये दिखाता है कि इस देश में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किस स्तर तक होते रहे, सिर्फ जिहादी वोट को पाने के लिए। और उस गुजरात दंगे मामले में इसके बावजूद अब जिन लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा लोगों को जलाया, 10-10 बच्चे उसमें थे 59 लोगों में, उसे इस आधार पर छोड़ा जा रहा है कि 14 साल की 16 साल की सजा हो चुकी है लोगों। ये क्राइम है, ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि इस जजमेंट को भी मैंने कवर किया है 2002 में गुजरात जाकर के, तो बहुत बारीकी से मैंने देखा है कि इन सबका उनके घर जाकर के कैसे गोधरा स्टेशन के पास इन जिहादियों के, इन राक्षसों के घर थे और उनने किस तरह से जिंदा लोगों को जला। मनीष जी दर्शकों को फिर से याद दिला दूं कि ये गजब का झूठा, गजब का बेईमान, गजब का बेशर्म, गजब का मक्कार, कुटिल कायर आदमी ये 1998 से 2002 यानी 5 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पे बैठ के ये न्याय करता रहा। ये किस तरह से न्याय बेचता रहा होगा, हत्यारों को बचाता रहा होगा पैसा लेके चमचागिरी में। ये उदाहरण है गोधरा कांड की। इसकी रिपोर्ट जब सच्चाई सामने आने के बाद भी ये बेशर्मी से बता रहा था कि नहीं मैं 200% हूं, मैं सच बोल रहा हूं। तो सोच लीजिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश इस तरह के लोगों को बैठाल बैठाल के किया गया है। बिल्कुल सर। और ये इस देश की जनता को समझना होगा कि कैसे छल हुआ इस पूरे प्रकरण में। सर इसी मामले में अगर मनीष जी वही जोड़ दूंगा, इससे आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं, मैंने बताया ना कि जस्टिस जोसेफ का इसके लिए कि मेरे रिटायरमेंट से पहले ये मामला सामने आ जाए, मैं इसका फैसला कर दूं। या तो बताए जस्टिस जोसेफ कि मैं तब फ्री हूं यहाँ पे और कोई मुकदमा ये सुन ही नहीं रहे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे पहुंचे वो तो हंसी मजाक चुटकुले वाले हैं। इनको इसी में सबसे है कि इनके रिटायरमेंट से पहले इसको निपटा दें। वो ऐसी कौन सी खास बात है? और भी तो मुकदमे होंगे, सब निपटा दोगे क्या रिटायरमेंट से पहले? या तो कसम खा के बतावें
77,000 पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास सर, 77,000। हाँ, नहीं तो जस्टिस जोसेफ जो है और जितने मुकदमे सुनने सब निपटा देंगे 16 जून तक। कितनों में उन्होंने चेतावनी दी, कितनों में उन्होंने धमकाया सामने वाली सरकार को या क्लाइंट को। तो ये मनीष जी, ये चीजें जो हैं ये बहुत सामने आ जाती है बड़ी स्पष्ट होके कि मंशा क्या है, इरादे क्या है और टारगेट पे कौन है, किसके लिए टारगेट पे है। जस्टिस जोसेफ जी, ये सामान्य मामला इसलिए नहीं था कि अयोध्या से जाती हुई ट्रेन जो साबरमती पहुंची उसे जिंदा जलाया गया। ये संदेश था कि यदि दोबारा अयोध्या आंदोलन शुरू किया तो ट्रेन देश में कहीं जाएगी तो हम यूं ही जिंदा जला देंगे। और जिन लोगों ने 59 लोगों को जिंदा जलाया उसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा देने के बाद, फांसी की सजा देने के बाद भी अब उसे छुट्टा छोड़ने का आदेश दे रहा है। नहीं मनीष जी, ये संदेश था कि अगर अयोध्या जाओगे, अयोध्या अगर गढ़चित्तम जाओगे तो कहीं पर भी तुमको जला दिया जाएगा। और उनको बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार और लालू यादव जैसा रेल मंत्री, ये किसी बनर्जी जैसे दल्ले दलाल को, भड़ुए को तैनात करेगा जो उन हत्यारों को क्लीन चिट दे देगा। ये संदेश था। पूरा कंप्लीट पैकेज बताइए कि उस संदेश का पैकेज ये था कि हत्यारे तुमको निर्द्वंद होकर मारेंगे और कांग्रेस की सरकार लालू यादव जैसा भ्रष्ट सजा याफ्ता रेल मंत्री और किसी बनर्जी, जीयूसी बनर्जी रिटायर्ड जस्टिस जैसे किसी भड़ुए, किसी दलाल को बनाएगा कि जाओ तुम चेक करो और वो उन हत्यारों को क्लीन चिट दे देगा। बिल्कुल। और ये इसलिए कहना जरूरी कि यदि हो सकता है कि इनको लगे कि ऐसा कहा जा रहा है इनके बारे में, या तो सुप्रीम कोर्ट गलत है या यूसी बनर्जी गलत। मगर कमाल की बात है कि इंटेंशन ये दिखता है कि कैसे इन लोगों को छोड़ा जा रहा है।